जय हिंद दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पर। जैसा कि 69 बीपीएससी की परीक्षा आपकी अगले हफ्ते होने वाली है 30 सितंबर को, तो मात्र 7 दिनों का समय बचा है। ये इसमें आप चाहें तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और रिवीजन भी फुल लैंग टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो हम फुल लैंग टेस्ट आपके लिए करा रहे हैं। ये हमारा दूसरा फुल लैंग टेस्ट है। इसमें हम किस तरह से आपको करा रहे हैं, तो आपका जो बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन वाला ये जो आपका पैटर्न है, इसमें हम आपको टेस्ट करा रहे हैं और उसी अनुपात में इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेस्ट में, जिस हिसाब से आपके ऑफिशियल पेपर में रहते हैं। जैसे साइंस के 30-35 क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर्स के जो 28-30 क्वेश्चंस रहते हैं, और हिस्ट्री, मतलब जिस अनुपात में आपके क्वेश्चंस ऑफिशियल पेपर में रहते हैं उसी हिसाब से इस टेस्ट में पेपर दिए हुए हैं। ये आपका दूसरा फुल लैंग टेस्ट है, आस्था आईएएस का है ये, ठीक है। और पहला हम करा चुके हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अदर हम पहले भी दूसरे टेस्ट कराए थे, ध्येय आईएएस के, दृष्टि आईएएस के, वो भी मैंने उस प्लेलिस्ट में जोड़ दिए हैं। तो बिना किसी देरी के अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, हाथी मृत्यु ऑडिट ये तमिलनाडु राज्य में हुआ, और टॉफी कार्यक्रम संबंधित है हरियाणा से। लखपति दीदी कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये संबंधित है उत्तराखंड से। और हर घर गंगा जल योजना जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो लखपति दीदी कार्यक्रम क्या है? ये देखो, उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनके 1.25 लाख जो इनकी महिलाएं हैं, इनके कल्याण के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और जो हर घर गंगा जल योजना है, ये बिहार सरकार ने गया और राजगिरी जनपदों के प्रत्येक घर में नलों से गंगा जल पहुंचाने की मुहिम लगाई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फिलहाल हो गया 3rd, क्योंकि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर 2nd है, वैदिक सिटी की स्थापना निम्न में से किस शहर में की जा रही है? तो वैदिक सिटी की स्थापना की जा रही है अयोध्या में, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे समृद्धि एक्सप्रेस बे नाम दिया गया है? तो जो नागपुर और मुंबई एक्सप्रेस वे है, इसे नाम दिया गया है समृद्धि एक्सप्रेस वे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नलों से होती है? तो ये किस किस जगह होती है? गोवा में होती है और हरियाणा में, ठीक। तो पहला और चौथा सही हो गया। देखिए, बिना किसी देरी के, बिना कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन किए, हम आपको फटाफट जो है टेस्ट लगवा रहे हैं, जिससे ज़्यादा, क्योंकि अब तो वो टाइम नहीं रहा कि हम एक्सप्लेन करें चीज़ों को, और आप प्रैक्टिस के लिए आपकी ये टेस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन किस स्थान पर देश को समर्पित किया? तो भुज में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में निम्न में से किसे जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो ये आमंत्रित किया गया मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को, ओके। हाल ही में समाचारों में देखा गया सीयू चयन पोर्टल क्या है? तो सीयू चयन पोर्टल केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल है। याद रखना, ये एक भर्ती पोर्टल है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लॉन्च किया गया सक्षम, जो सक्षम है, ये सक्षम क्या है? तो ये है आपका एक समर्पित और एकीकृत मंच जो ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के भूस्खलन एटलस के अनुसार पिछले 25 वर्षों में निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक भूस्खलन हुए हैं? तो ये सबसे अधिक हुए हैं मिजोरम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन निम्न में से किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है श्रीनगर में। श्रीनगर में 19 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोला गया, ठीक है। और ये जो है 5,600 मीटर की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध जो आपकी डल झील है वहां पे स्थित है, ठीक, लगभग उसी के पास में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2023 से 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो ये मिली है यूएई को। तो देखिए, 4 ऑप्शन हो गए, आपके लिए मौका है अच्छा, क्योंकि 4 ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन कम रहता है। 5 ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस कन्फ्यूजन में गलत होते थे। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग पूरा पीसीएस पैटर्न पे है। और क्वेश्चन 12 है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में, ठीक। और 9 से 12 तारीख के बीच जो है 2023 तक आपका
ये जो पहला खेलो जनजातीय खेल महोत्सव है ये उड़ीसा में आयोजित हुआ है। 26 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक, फिर क्वेश्चन 13 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नंदी पोर्टल। क्वेश्चन 14 है, जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा जून 2023 में मनाया गया है? तो ये आपकी देखिए लेटेस्ट करंट अफेयर है, पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर से 80% क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो इस टेस्ट में भी आपके लगभग पिछले 6 महीने की ही करंट अफेयर्स है। और करंट अफेयर्स के बारे में मैं एक बार और बता दूं एक बात कि मैंने जो है एक पूरी पिछले 6 महीनों में जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस प्री का हुआ हो पीटी का, चाहे बीपीएससी 68 की परीक्षा हुई हो फरवरी वाली, और चाहे वो पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में करंट अफेयर्स के जिन जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे दिवस एवं थीम और अवार्ड एंड ऑनर्स, इन सभी से जो भी टॉपिक्स है सभी को मैंने ये बताया है कि इन से क्वेश्चंस बनते हैं। उसकी एक मैंने अलग वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। वीडियोस में कल या परसों ही मैंने अपलोड की है। ठीक है, तो उससे आप जो है फटाफट अपनी करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं मात्र उन टॉपिक्स को पढ़ के। तो क्वेश्चन 14 हमने देखा कि हेलो लद्दाख कार्यक्रम निम्न में से किसके द्वारा जून 2023 में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सीमा सुरक्षा बल तथा इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक, और क्वेश्चन 15 है, हाल ही में नियुक्त किए गए पदाधिकारियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन से सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। क्वेश्चन कोई छूटा तो नहीं अपना? हाँ, तो क्वेश्चन कोई नहीं छूटा है। तो इसमें जो है कौन से पदाधिकारी सुमेलित नहीं है? तो देखो, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसकी जो अध्यक्ष हैं वो तो है रवनीत कौर। भारत का जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कमीशन है उसकी अध्यक्ष हैं रवनीत कौर, भूलना नहीं। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक ये जनार्दन प्रसाद हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकीरमन। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं भाई साहब ये डॉक्टर सुमन कुमार बेरी हैं, ना कि अमिताभ कांत। तो राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 16 है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं बिहार राज्य ने। ठीक, एशियाई विकास बैंक और बिहार राज्य ने ये राजमार्गों के उन्नयन के लिए $295 मिलियन ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिहार की करंट अफेयर से भी आपके 8-10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया है रतन जी टाटा को। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में जाति आधारित जनगणना, इससे 100% क्वेश्चन मिलेगा आपका, याद रखना, पढ़ लो इसके सारे फैक्ट्स। तो बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, असत्य पूछा है, 3 फैक्ट तो आपके यहीं कवर हो जाएंगे क्योंकि असत्य तो एक ही होगा इसमें। तो देखो, राज्य में पहली चरण की जनगणना 7 फरवरी 2023 में शुरू हुई है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से इसकी शुरुआत की, ये भी सही बात है। तो 7 जनवरी 2023 से वैशाली के हरसेर गांव से इसकी शुरुआत की। और जाति आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। तो बिहार जो है ये कर्नाटक के बाद जो है दूसरा राज्य बन गया है। और बिहार के बाद अब ओडिशा दूसरा राज्य है। मतलब अब तक तो कर्नाटक, ये क्वेश्चन में कह दिया है कि कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है, और इसके बाद जो है उड़ीसा में भी ये शुरू कर दी जाएगी। उड़ीसा ने बिहार के पहले जनजाति आधारित जनगणना की शुरुआत की, ये आपका हो गया गलत। ठीक है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, बिहार में चलाए जा रहे जो सांस कार्यक्रम है, बिहार स्पेशल करंट का क्वेश्चन है। बिहार में चलाए जा रहे सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपका ये संबंधित है निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, सरकार नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का एक विशेष सिक्का जारी किया है सरकार ने? तो ये किया है 75 रुपए। ठीक, 75 रुपए का सिक्का जारी किया है। क्वेश्चन 21 है, ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है लूला दा सिल्वा ने। ओके, क्वेश्चन 22 है, केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित इमाकीथल बाजार, ये केवल विवाहित महिलाओं के द्वारा संचालित है। इमाकीथल बाजार ये जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इम्फाल, मणिपुर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की लघु नीलामी में निम्न में से किस क्रिकेटर को सर्वाधिक बोली लगाकर खरीदा गया? तो ये खरीदा गया है
इंग्लैंड के हैं हरफनमौला क्रिकेटर सैम कुरन, ठीक है, इंग्लैंड के हरफनमौला क्रिकेटर सैम कुरन को। क्वेश्चन 24 है, चुनाव आयोग ने निम्न में से किसके लिए रिमोट वोटिंग की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है? तो ये प्रस्ताव दिया है घरेलू प्रवासियों को। कोई भी वोट अब बेकार नहीं जाने देंगे, घरेलू प्रवासी भी वोट कर सकेंगे। 25 है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया उत्तराखंड की झांकी को, ठीक है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जो 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर अपने जो उत्तराखंड राज्य है इसकी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले उत्तराखंड की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। दूसरे पे महाराष्ट्र रहा आपका, तीसरे पे रहा उत्तर प्रदेश। तो ये 3 याद रखना आप। क्वेश्चन 26 है, कौन सुमेलित नहीं है? तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं आपसे क्योंकि आपकी अब जब एक सुमेलित नहीं होगा तो 3 तो सुमेलित होंगे, वो 3 आप याद कर लेंगे आराम से, ठीक। तो जरूरी नहीं है आपको वहाँ इस तरह से ही क्वेश्चन मिले, तो इसीलिए आप याद करते चलिए, फैक्ट्स को रिवाइज करते चलिए, रिकॉल करते चलिए, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर जो होता है वो बहुत ही असहनीय होता है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये 42वां इसकी रैंक है भारत की, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में। और मानवता स्वतंत्रता सूचकांक 2022, इसमें जो है भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत को 112वां स्थान मिला है, ये हो गया आपका गलत, ठीक है। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति प्रथम है और वर्ल्ड गिविंग सूचकांक में भारत की स्थिति कितनी है? 49। तो राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं पेट्र पावेल। ये आपकी नियुक्तियां यहाँ कंप्लीट हो रही हैं। करंट अफेयर्स के लगभग सभी टॉपिक्स एक एक क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो जाएंगे आपके। तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं पेट्र पावेल, और ऊपर मैंने बताया लूला द सिल्वा करके, ये कहाँ के थे बताइए आप। तो चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं पेट्र पावेल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये कौन है? रुचिरा कंबोज। भाई साहब हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बना है आपके बीपीएससी के। तो रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं चुप्पू साहब। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री केविन मैकार्थी नहीं है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है क्रिस हिपकिंस ने, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये द कश्मीर फाइल्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर, कौन सी फिल्म के लिए? तो फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला तो ये विद्या बालन को नहीं मिला है। ये देखिए फिल्म तो गंगूबाई सही है लेकिन आलिया भट्ट को मिला है, विद्या बालन को नहीं मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आर बालकृष्णन, ये फिल्म है इनकी चुप, इसके लिए। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में चर्चा में रहे अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे, ठीक। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित लेखक और उनके पुस्तकों के संदर्भ में कौन सम्मिलित हैं? तो देखो विक्ट्री सिटी, ये सलमान रसूदी की पुस्तक है। सलमान रसूदी की किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, एग्जाम्स में पूछी जाने वाली। हम महत्वपूर्ण कैसे डिसाइड करेंगे? जो एग्जाम में पूछी जा रही हैं भाई, तो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सलमान रसूदी की पुस्तक, इनकी पुस्तक है विक्ट्री सिटी। और साथ में ये आपके लालू यादव जी हैं, इनकी ये द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये किताब जो है लालू यादव की नहीं है, ठीक है। तो ये आपके मिसमैच हो गए। इंदिरा फाइल्स ये विष्णु शर्मा की है, और अंबेडकर आ लाइफ ये है शशि थरूर की। तो ये जो बुक है आपकी द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये बुक है अभय कुमार की, याद रखना। इसीलिए राइट आंसर हो गया बी, ठीक है। 30 का 20 सही है। और यहाँ से आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ तो बिहार पीसीएस की बात हो रही है, यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने ही मिलने हैं। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो एम रफीक, ये मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रण दी, ये इनका कथन है। तो ये कथन इनका गलत है क्योंकि इसकी उत्पत्ति के बारे में बात हो रही है। तो ये कथन किसका है? ये एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ, ना कि मेसोपोटामिया में, ठीक है। याद रखना ये तो गलत हो गया। तो राइट आंसर तो वैसे इसका ये हो गया, लेकिन हम और भी कथन पढ़ लेते हैं। EJ H मैके हैं, ये कहते हैं सुमेर लोगों का पलायन से संबंधित है।
और मार्टिमल व्हीलर कहते हैं पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलानंद घोष का कथन है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन धर्म के संदर्भ में सही कथनों पर विचार करें। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ये शब्द जो है जिन विजेता से उत्पन्न हुआ, जैन किससे उत्पन्न हुआ? जिन विजेता से। तो ये आपका सही है। और इसका समर्थन मुख्यतः क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है। ये देखो आपका गलत हो गया, क्योंकि इसका समर्थन जो है ब्राह्मण क्षत्रिय के विरोध में वैश्यों के द्वारा समर्थित है। इसका जो बिजनेसमैन क्लास है, वैश्य जो है, उन्होंने इसका समर्थन किया। तो दूसरा गलत हो गया, तो एलिमिनेट कीजिए। देखो अभी आपका एलिमिनेट बहुत काम आने वाला है बिहार पीसीएस की परीक्षा में, क्योंकि 4 ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, तो एलिमिनेशन काम करेगा। जैसे 2 गलत है तो इसे काट दिया, इसे काट दिया और इसे काट दिया, तो आपका सी ऑप्शन तो पहुंच गया, सही है। तो सी भी वैसे इसका राइट आंसर सी ही है। और पढ़ लेते हैं, अनेकांतवाद इसके अंतर्गत आने वाले दर्शनों में से एक है और जैन संघ में साधु, साध्वियां, श्रावक और श्रावकियां शामिल हैं। ठीक है, राइट आंसर तो हम सी बता ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समान रूप से विद्वान है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से जो आपका विद्वान है वो क्या है? उपयुक्त में सभी। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो जैन धर्म के बारे में एक और क्वेश्चन है। तो देखिए, जैन धर्म में मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान की साधना बताया है। तीनों जो साधना है, इनका अनुसरण करने में कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। तो संवर किसे कहते हैं? जो तीनों साधनाएं हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, इनका अनुसरण करने से जो है कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे कहते हैं संवर। और संवर के बाद जीवन में पहले से व्याप्त जो कर्म है वो समाप्त होते हैं, जिसे कहते हैं निर्जरा, जर्जर, खत्म हो गए। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका जैन धर्म ने 4 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। तो 4 महाव्रतों की व्यवस्था नहीं की, ये व्यवस्था की गई है कितने महाव्रतों की? 5 सिद्धांतों की। तो ये हो गया आपका गलत, राइट आंसर हो गया डी। ठीक। श्वेतांबर आगम का संपादन किसके कार्यकाल में हुआ है? तो श्वेतांबर आगम का जो संपादन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है। और बज्जी संघ पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन जो है किससे लिया गया है? बज्जी संघ पे अजातशत्रु का जो विजय हुई, इसका वर्णन किससे लिया गया है? तो इसका वर्णन लिया गया है दीर्घ निकाय, इसको दीर्घ निकाय भी बोलते हैं, इससे, और बौद्ध ग्रंथों से। ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ से एक क्वेश्चन हो गया आपका, बौद्ध धर्म से। तो दीर्घ निकाय और बौद्ध ग्रंथों से ये वर्णन लिया गया है, राइट आंसर हो गया डी। 37 है, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो असत्य कथन कौन सा है? तो देखो, जूनागढ़ अभिलेखों में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। जो हूण है उनको मलेच्छ कहा गया है, जूनागढ़ अभिलेख में, सही है। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरण अभिलेख से मिला, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने स्थापित किया, क्या ये सही है? तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। ठीक। इसकी स्थापना किसने करी है? तो इसकी स्थापना की है कुमारगुप्त प्रथम ने। ओके, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये आपका हो गया सी वाला गलत। तो स्कंदगुप्त ने चक्रदित की उपाधि ली, ये सही है। तो असत्य पूछा है, राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन 38 है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य नंद वंश काल के संबंध में सही है? तो नंद वंश काल के संबंध में आपका जो है कौटिल्य के अनुसार सही का ये पूछा है, इसमें सही याद रखना, हर एक में असत्य नहीं पूछा है। तो कौन से सही हैं? तो देखिए, कौटिल्य के अनुसार पहला ऑप्शन पढ़ लो पहले, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया, सही है। महापद्म नंद ने जो है शिशुनाग वंश का अंत किया था। और इसने क्या किया था कि इसकी स्थापना, जैसे महापद्म नंद नामक जो व्यक्ति था, इसने शिशुनाग वंश का अंत किया, और जिस कुल की उसने स्थापना की वह नंद वंश के नाम से जाना गया। ठीक है। तो शिशुनाग वंश की उसको हटा के उसने नंद वंश स्थापित किया। और दूसरा, कौटिल्य के अनुसार महापद्म नंद जो है वो नाई का पुत्र था। तो ये जो है नाई का पुत्र, क्या ये नाई का पुत्र था? नाई का पुत्र नहीं था। और कालाशोक अथवा काकवर्ण का वध महापद्म नंद ने किया, ये सही है। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, किताब उल यामनी, ये किसकी पुस्तक है? किताब उल यामनी जो है आपकी पुस्तक है उतबी की। ठीक। और अब्दुल रज्जाक, ये पुस्तक है देवराय द्वितीय की, मतलब
अब्दुल रज़ाक किसके समय में भारत आया, मतलब कई चीज़ें दे रखी हैं, किताबें भी दे रखी हैं और विजय भी दे रखी हैं, किस समय में विजय हुई, और आपके यात्री भी दे रखे हैं। तो किताबुल यामनी उतवी के समय में, किताबुल यामनी पुस्तक है उतवी की। अब्दुल रज़ाक भारत आया था देवराज द्वितीय के शासनकाल में। और अरबों की जो सिंध विजय हुई, इसका वर्णन हमें किस किताब से मिलता है, तो इसका वर्णन हमें मिलता है चचनामा से। और मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है मार्को पोलो को। इस तरह से ये मिलान करना है, तो राइट आंसर इसका हो गया सी। ठीक, 39 अपना हो गया। अब 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव जो पदनाम था, ये इसका क्या कार्य था। जो पंडित राव होते थे, ये दान और धार्मिक मामले देखते थे। और 41 है, अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सराय अदल ये सुमेलित नहीं है। बरीद मंडी बाजार निरीक्षक था, सहना मंडी बाजार निरीक्षक था, दीवान रियासत बाजार का नियंत्रक था। याद रखना, अधीक्षक कौन था और नियंत्रक कौन था, ये याद रखना। वरीद और सहना मंडी ये दोनों जो थे वो बाजार के निरीक्षक थे, और दीवान ये रियासत जो थे, दीवान साहब थे, वो बाजार के नियंत्रक थे। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो गया अपना डी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया कार्य कौन सा नहीं है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कौन सा कार्य था जो इनमें से नहीं किया। तो देखिए, ये राजधानी जो है, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी का स्थानांतरण किया इसने, सही है। और देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया, तो दिल्ली से दौलताबाद हो गया कुल मिला के, सही है। मतलब दिल्ली से दौलताबाद नहीं, राजधानी का जो स्थानांतरण कहाँ हुआ, दिल्ली से देवगिरी, लेकिन देवगिरी का नाम तो बदल दिया, उसका नाम कर दिया दौलताबाद। ठीक, और कुतुब मीनार की मरम्मत, तो भाई साहब यही इन्होंने शुभ काम नहीं करवाया था, कुतुब मीनार की मरम्मत, बाकी सारे काम इन्होंने किए थे। प्रतीक मुद्रा का प्रचलन भी चलाया था। तो 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बड़े पैमाने पर इसकी मरम्मत करवाई थी कुतुब मीनार की। ठीक, राइट आंसर हो गया आपका सी। 43 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दीवाने मुस्तक राज कौन थे। दीवाने मुस्तक राज आपके संबंधित थे बाजार विभाग से, नहीं ये संबंधित बाजार विभाग से नहीं थे, बल्कि सल्तनत कालीन दीवाने मुस्तक राज का संबंध वित्त विभाग से था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बाजार और वित्त में वित्त विभाग से संबंध है मुस्तक राज का। ठीक, दीवान अमीर को ही कृषि विभाग, दीवान खैरात दान विभाग, और दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित थे। राइट आंसर इसका हो गया आपका सी, ए, सुमेलित नहीं है पूछा है। भक्ति और सूफी आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा है इसमें भी आपका। तो इसमें भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 18वीं सदी में हुआ, यही गलत हो गया आपका, क्योंकि जो भक्ति आंदोलन था या सूफी आंदोलन, ये 14वीं सदी से 16वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन इसी में हुए थे। कब से कब तक, 14वीं से 16वीं सदी तक। ठीक है, उसके बाद ये सभी सही हैं, ये बी और सी डी तीनों। पहला असत्य है तो पहला ही सही हो गया। तो देखो बी है, आंदोलन के नेतृत्व जो किया था वो कबीर ने, नानक ने, तुलसी ने, सूर ने और मीराबाई ने किया। और मध्यकालीन भारत में बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपका, मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। और डी है, ये सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियमन जैसी जो योगिक क्रियाएं थी उनको करते थे। फिर मनसबदारी व्यवस्था, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुगलों से अगर क्वेश्चन बनता है तो मनसबदारी व्यवस्था जो उनका प्रशासन है, उनकी राजस्व व्यवस्था है, उससे पूछने के चांसेस रहते हैं, और मनसबदारी व्यवस्था से क्वेश्चन बन सकता है। तो मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखो, जात एवं सवार ये पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार के जो थे वो तीन वर्ग थे, ये दोनों सही हैं। बाकी मनसबदार जो होते थे आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ये गलत हो गया। और दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इनको मनसब प्रदान किए जाते थे। 46 है, जलालुद्दीन जो मंगव रानी थे, उन्होंने मंगोलों के आक्रमण के समय निम्न में से किसे आश्रय दिया। तो ये आश्रय दिया था इल्तुतमिश को। ठीक, 47 है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय आरंभ हुआ, वह किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो ये पहुंच गया चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 48 है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। तो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये लड़ा था, तो ये सही है। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये तो गलत हो गया। और शाहजहां ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा, क्या ये भी गलत हो गया। ठीक है, 2 और 3 गलत हो गए। और जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था, ये सही है। तो सही कौन सा हुआ, पहला और चौथा। राइट आंसर हो गया
सी। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन आक्रमणकारी सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण किया था? तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा राज्य किस मुगल से स्वतंत्र हुआ था ये बताना है। तो देखिए, अवध शहादत खां के अधीन था, इनसे स्वतंत्र हुआ। कर्नाटक सादुतुल्ला खां, याद रखना, कर्नाटक सादुतुल्ला खां और अवध सादत खां। और जो भरतपुर था ये बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां के अधीन नहीं था। तो ये किसके अधीन था? ये जो महाराजा सूरजमल थे, भरतपुर राज्य के दूरदर्शी जाट महाराजा थे। इनके पिता जो थे बदन सिंह, इन्होंने डीग को सबसे पहले राजधानी बनाया और बाद में सूरजमल ने भरतपुर शहर की स्थापना की। तो ये इनके अधीन था, ना कि बीर दाऊद एवं अली मुल्ला खां के। बंगाल जो है वो मुर्शिद कुली खां के अधीन था। तो इसमें गलत कौन सा है? सी। 51 है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन में निम्न में कौन सी घोषणा नहीं हुई? जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जो 1911 में दिल्ली का दरबार हुआ, इसमें कौन सी घोषणा नहीं हुई ये पूछा है आपसे। तो देखो, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, जो कि 1905 में घोषणा हुई थी उसकी, बंगाल विभाजन को करने की, इसको रद्द कर दिया गया 1911 में दिल्ली दरबार में। फिर है, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी सही है। और उर्दू जो है वो उर्दू भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, ये गलत हो गया, बल्कि बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिला के एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई इसमें। और कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तो ये जो घोषणाएं हुई तीन, ये इसी में हुई, बाकी सी ऑप्शन हो गया इसका गलत। क्वेश्चन नंबर 52 है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई, इसका कोषाध्यक्ष कौन था? तो इसके कोषाध्यक्ष थे काशीराम जी। ठीक, इनमें से कौन सा क्रम जो है सत्य सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727, ये तब तक जो है गवर्नर रहे थे बंगाल के। ठीक है, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक ये रहे थे अवध के, 1756 से 1757 तक। ठीक है, और मीर जाफर ये गलत हो गया क्योंकि इनके बाद शायद मीर कासिम था। और सैफुद्दौला 1766 से 1770 तक। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? सी। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी वर्सेस मराठे, यानी डलहौजी और मराठों के मध्य हुआ था, ये हो गया गलत आपका। ठीक है, तो ये किस किस के मध्य हुआ? तो चिलियावाला का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1849 को अंग्रेज और सिखों के मध्य। ठीक, और खुर्दा का युद्ध जो था वो निजामों के विरुद्ध निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ, ये भी गलत है, क्योंकि खुर्जा का जो युद्ध हुआ था वो 1765 में हुआ था निजाम और मराठों के बीच, हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच हुआ था खुर्जा का युद्ध, ये भी गलत हो गया, खुर्जा या खुर्दा। और बांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांसीसी वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, ये सही है। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य। तो ये भी गलत हो गया, हमसे पूछा सही कौन सा है, तो बांडीवास का युद्ध सही है, जो कि 22 जनवरी 1760 को हुआ था। क्वेश्चन 55 है, ये युद्ध देखो मैंने सारे एक वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट मेंशन कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, तो उसका नाम है इम्पोर्टेंट क्लासेस ऑन वाइट बोर्ड। उसमें मैंने ये सारे वर्ड्स हैं ये कंप्लीट कराए हैं, आपके एकदम टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसमें। तो निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1767 से 69 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1780 से 84 में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799 में हुआ, ना कि 1798 में। कब हुआ? 1799 में। देखिए, एक बात मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ थोड़ी सी। देखो, 70 याद रखोगे आप, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 70, मतलब 67 69 में हुआ, लेकिन आप 70 याद रखो, आपको याद आ जाएगा डेफिनेटली वहाँ। फिर 80 याद रखो, फिर 90 याद रखो, तो 70 80 90 99। ठीक है, इस तरह से अगर याद रखोगे तो आप समझ जाएंगे। पहला 2 साल हुआ, फिर 4 साल हुआ, फिर 2 साल हुआ, तो 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 98 और 99 सॉरी। 56 है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्न घटनाओं जो हुई हैं उनका सही कालक्रम क्या है? तो रॉयल इंडियन नेवी पहले कौन सा हुआ इनमें से, ये देख लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ पहले हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक, फिर 1942 का
भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसके बाद 1945 का जो नेवी वाला गदर आंदोलन था ये हुआ। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखो कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनको मैं समझ लीजिए एक मिनट। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें दोबारा हम उस फॉर्म में प्राप्त नहीं कर सकते जो परिवर्तन हो गया एक बार। रासायनिक में हम केमिकल रिएक्शंस करके प्राप्त कर लेते हैं। तो कागज को फाड़ना, कागज को फट गया तो उसको आप दोबारा नहीं जोड़ सकते, मतलब टुकड़ों में बट गया तो पहला गलत हो गया। और बाकी रंगों में परिवर्तन ये सब हम करते रहते हैं, काले से पीला, पीला से लाल, इस तरह के मतलब जो भी हैं रंग में परिवर्तन होते रहते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बन जाता है और जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी निकल जाती हैं, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो पहला इसमें सही हो गया, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और 68 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है, सेल्सियस, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि टेम्परेचर की है। बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं, आप पढ़ लीजिएगा इन्हें, मैं ही बता देता हूँ। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, और समुद्र मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है। 69 है, मानव नेत्र में आइरिस के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये देखिए, ये नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आइरिस। ठीक, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 70 है, यदि एक सदिश राशि को यदि एक सदिश को एक वास्तविक धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सदिश वे भौतिक राशियां होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं और योग के सदिश नियम का पालन करते हैं। सदिश या सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखिए इसके उदाहरण क्या क्या है, विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है। यदि एक सदिश को वास्तविक धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है तो सदिश की दिशा समान रहती है हमेशा, इसमें कुछ भी न बदलता है, कुछ नहीं होता है। ठीक, 71 है, द्रव्यमान और भार के विषय में निम्न में से क्या सही है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। ठीक, 72 है, निम्न में से निम्नलिखित रेशों को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ सुमेलित कीजिए। तो रेशम जो है वो क्या है, रेशम प्रोटीन है। टेरिलीन पॉलिस्टर है। टेरिलीन जो है पॉलिस्टर है और रेशम प्रोटीन है। नायलॉन क्या है, नायलॉन जो है एक पॉलीएमाइड है और कपास एक सेलुलोज है। याद रखना, रेशम प्रोटीन है, टेरिलीन पॉलिस्टर है और नायलॉन एक पॉलीएमाइड है और कपास जो है जिसे सूत बोलते हैं हम लोग, वो एक सेलुलोज है। ठीक, 73 देखते हैं। टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो यौगिक है उसका नाम है सोडियम बेंजोएट। ठीक, सोडियम बेंजोएट। 74 है, पारद और कोई अन्य धातु, मतलब ये सूची दे रखी है, सूची 2 से इसमें मैच करना है। तो जो पारद और कोई अन्य धातु ये क्या कहलाती है, अमलगम। सही है। तांबा और जस्ता ये कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, पीतल। तांबा और टिन मिलके क्या बनाते हैं, कांसा। तो याद रखना, कॉपर को अगर जस्ता के साथ मिला दिया तो बन गया पीतल। जस्ता में ता आ रहा है, पीतल में ता आ रहा है। टिन को कांसा, अब ये तो टिन का टी और कांसा का काट, तो टी का याद रखना। तांबा के साथ ही मिक्स हो रहा है, ये याद रखना। तांबा और जस्ता पीतल, तांबा और टिन कांसा, और सीसा और अगर टिन को मिला दिया जाता है, टिन में शीशे को मिला दिया जाता है तो ये आपका बन जाता है सोल्डर। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, डी। सभी मैच है। 75 है, बारूद बनाने में निम्न में से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब, ये इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है निम्न रक्तचाप नियंत्रण में। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसका इस्तेमाल हमने बताया बारूद निर्माण करने में किया जाता है। और सोडियम स्टीयरेट है ये साबुन निर्माण में। और कैल्शियम सल्फेट है आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा जो टूटी हड्डी है इनको जोड़ने में। 76 है, निम्न में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के स्रोत हैं। तो CFC के स्रोत जो हैं वो ये सभी हैं, मतलब 5वां छोड़ दो ई कचरा, बाकी एयर कंडीशनर, सफाई विलायक, अग्निशमन यंत्र और एयरोसोल, ये डी यानी 1 2 3 4। 77 है, भोजन को खाने से काफ़ी देर पहले पका लेने से उसका कौन सा संघटक नष्ट हो जाता है। तो ये है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल जो इसमें होता है वो नष्ट हो जाता है। 78 है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है। तो ये आपका दीप्त होता है मंद ऑक्सीकरण के कारण। 79 है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग बोटिंग के दौरान स्याही लगाने में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट का, याद रखना पूछा जाएगा। 80 है, निम्न में से सही कथन पर विचार कीजिए। तो देखो
हमारे दंतचय हेतु अम्ल जिम्मेदार है, और दांतों के मध्य कैसे खाद्य पदार्थ अम्ल निम्नचित करने में सहायक होते हैं। ये दोनों ही जो है सही हैं, ए और बी, मतलब दांतों के मध्य खाद्य पदार्थ, ये कैसे नहीं होगा, खाद्य पदार्थ अम्ल निम्नचित करने में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। एक तरफ अम्ल का नाम है, दूसरी तरफ पदार्थ है ये जिसमें पाया जाता है। तो देखो फार्मिक अम्ल जो है ये चींटी के डंक में पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जा रहा है, चूने के पानी में, और जो टार्टरिक अम्ल है ये इमली और अंगूर में, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पाया जाता है साबुन में। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें, चूने के पानी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, किससे मैच कर रहा है ये, ए। तो 82 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखो आयोडीन, ये है आयोडीन 123 जो है ये मोतियाबिंद का उपचार के लिए नहीं, बल्कि ये रेडियोधर्मी, आयोडीन का एक रेडियोधर्मी संस्थानिक है, आइसोटोप है। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है जो माइंड है उसकी इमेजिंग के लिए, ना कि मोतियाबिंद के उपचार के लिए। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। फास्फोरस 32 का यूज किया जाता है ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए, और सोडियम 24 का यूज किया जाता है रक्त प्रवाह का अनुरेखण के लिए। ठीक, 83 है, हार्मोन दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ कार्य दे रखे हैं। तो किस हार्मोन का क्या कार्य है, जो जिब्रेलिन है इसका कार्य होता है कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करना। जिब्रेलिन मतलब जिब्रेलिन का मतलब यही है कि कोशिकाएं जो है ज़्यादा डेवलपमेंट ना करें, नियंत्रण डेवलपमेंट हो उनका। ऑक्सीटोसिन, इसका काम होता है शिशु जन्म और दुग्ध स्राव के समय आवश्यक मांसपेशियों के संकुचन का संकेत। ठीक है, और उसके बाद जो है जो एब्सिसिक अम्ल है इसका यूज किया जाता है पौधों में पाए जाने वाले स्टेम हार्मोन्स के लिए, और बेसोप्रेसिन ये मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, ये इसका काम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 83 का बी। और 84 देखते हैं, शाकाहारी जंतुओं के द्वारा घास को जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लिया जाता है, वह कहलाता है, तो वह कहलाता है आपका रूमेन। ठीक, रूमेन कहलाता है। जो शाकाहारी जंतु हैं ये घास को जल्दी से निगल लेते हैं और अमाशय का एक जो भाग है उसमें ये भंडारित कर लेते हैं, उसमें रख लेते हैं, इसको ये कहलाता है रूमेन। 85 देखते हैं, 85 है आपका, मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना, घाव भरने में देरी, ये निम्न में से किसकी कमी से होते हैं, तो विटामिन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि विटामिन के से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो लाइकेन के संदर्भ में, लाइकेन जो है वायु प्रदूषक है, और जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन उगते हैं। याद रखना, लाइकेन जो है किस तरह से संकेत देते हैं, तो जहां पे वायु प्रदूषण ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन उगेंगे। ठीक, तो 86 का राइट आंसर हो गया बी। 87 है, फल और उनके खाने योग्य भाग। तो देखो ये लीची का एरेल है, नारंगी का खाने योग्य भाग है जूसी हेयर, और जो नारियल है इसकी जो मध्य फलावधि को नहीं खाते हैं, नारियल को हम नारियल का क्या खाते हैं, तो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म, तो ये हो गया गलत। और सहतूत रसीले परिदल पुंज खाते हैं, तो राइट आंसर हो गया सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है क्लोरीन आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए, बाकी CO2, पानी और सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 है, पौधों में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोगों में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है, तो देखो धान में खैरा रोग जिंक या जस्ता की कमी से होता है, और आलू का ब्लैक हार्ट रोग जो होता है वो O2 की कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से। नींबू में लिटिल लीफ जो होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपका तांबा की कमी से, ना कि बोरान की कमी से। फूल में जो फूल गोभी है इसमें बाउंसिंग रोग जो होता है वो बोरान की कमी से होता है, तो राइट आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, अगर कोई व्यक्ति मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा से ग्रसित हो तो वह कौन से सिंड्रोम से ग्रसित है, यह है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जब डाउन हो गए, ऐसे याद रखना, डाउन सिंड्रोम जब डाउन हो गए तो ये हमारे अंदर विकृति पैदा हो गई, मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, ये सभी चीजें। ठीक, 91 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन से सुमेलित नहीं है, ये आपका विटामिन ए हॉलकट, ये सुमेलित नहीं है। विटामिन ए की जो आविष्कार मतलब ये खोज कह लो किसने की थी ये बताओ आप कमेंट करके। बाकी RNA जेम्स वाटसन एंड ऑर्थन अर्ग ने किया, एंटीजन लैंडस्टीनर, डायबिटीज बेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा सही है, तो एक तरफ पादप है दूसरी तरफ उनके उपयोग हैं। तो देखो मार्फिन जो है, मार्फिन
इस कौन सा बताना है कि कौन सा सही है। तो मार्फिन जो है इसका क्या यूज होता है, तो मार्फिन का यूज होता है दर्द निवारक के रूप में, ठीक। और कुनैन जो है, कुनैन का यूज क्या होता है, कुनैन का यूज होता है जो मलेरिया है, मलेरिया के उपचार में कुनैन का यूज होता है। और यू के वृक्ष की जो छाल है, यूकेलिप्टिस, इसकी वृक्ष की छाल जो है ये कैंसर के उपचार में प्रयोग होती है, ठीक है। तो यू के वृक्ष की छाल कैंसर प्रतिरोधी के रूप में यूज होती है। तो इसमें सुमेलित कौन सा है, तो केवल 3। 93 अभी हमारा बिहार से संबंधित क्वेश्चन आ गए, साइंस के ओवर हो चुके हैं। तो देखो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र में कितना परसेंट है, 21.2%, और द्वितीय क्षेत्र 18.1%, ये दोनों ही सुमेलित हैं। राइट आंसर हो गया सी, पहला और दूसरा, ठीक है। और ये तृतीय क्षेत्र में कितना परसेंट है, तो लगभग आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, 2 1 3 हो गए और 8 1 9 हो गए, ठीक, यहाँ पॉइंट रहेगा। और 8 1 9 हो गए और उसके बाद 2 1 3 हो गए। इतना परसेंट जो है आपका इसमें रहता है प्राथमिक और द्वितीय में, बाकी जो बचा हुआ रह गया वो तृतीय क्षेत्र में हो गया, ठीक है। 94 है, बिहार की अर्थव्यवस्था में इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन पूछा है इसमें, इसका असत्य कथन है सबसे ज़्यादा व्यक्ति जीएसटीपी वाला जिला कौन सा, पटना, और सबसे कम जिला शिवहर से 8 गुना है, ये गलत हो गया। बाकी ये जो ऊपर के 3 हैं, अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची है, सही है। बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रहीं, जबकि द्वितीय जो श्रेणी की दरें हैं नीची रही हैं, सही है। और प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद औसत जो है इसका 33.37% है। नेक्स्ट है 95 मार्च 2022 तक बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ताप विद्युत 5363 मेगावाट, जल विद्युत 808 मेगावाट और नवकरणीय ऊर्जा 7785 मेगावाट, ये सभी जो हैं सही हैं। तो ताप विद्युत में कितनी क्षमता है, 5363 मतलब 53 + 10 63 ताप विद्युत में, 808 जल विद्युत में और नवीकरणीय ऊर्जा में 7785 मेगावाट, ठीक। 96 है, गुप्त काल विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। तो ये कुछ क्वेश्चन इन्होंने अभी इस बिहार स्पेशल के हैं। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग, तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। इन्होंने बीच में भी डाल रखे हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखो ये किसके से संबंधित था, बराहमिहिर और आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। राइट आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। ज्ञान विज्ञान किससे संबंधित था, तो बराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। पढ़नी तो अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी है, ठीक है। पढ़नी ने लिखी अष्टाध्यायी, व्याकरण से संबंधित है। क्वेश्चन 97 है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है। तो देखो हर्षगुप्त की उपाधि क्या थी, वीर योद्धा। कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी, महाराजाधिराज, ठीक है। कुमारगुप्त महाराजाधिराज, हर्षगुप्त वीर योद्धा। और जीवित गुप्त की उपाधि थी राजाओं में सिरमौर, और आदित्य सेन की इनकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजाधिराज। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका सी, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर सी। 98 है, बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो पाल काल में जो आपका असत्य कथन है कि पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे, ये आपका असत्य हो गया, ठीक है। क्योंकि पाल शासक जो थे वो बौद्ध थे और वो ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। बाकी ये सभी सत्य कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, अकबर के संयम लिखा है इन्होंने। अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकार थी, इनके 3 नाम का सही समूह। तो 3 नाम का सही समूह क्या क्या था, तो इसमें देखिए ये आपके बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर, सारण और चंपारण, ये इसमें शामिल थे। 100 है, भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा गया, जिसमें 2 बिहारी नेता शामिल कौन कौन से थे, मजहरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये। और नेक्स्ट है 101 नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। तो खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने। ये हुआ कब था मुजफ्फरपुर बम कांड, ये आप कमेंट करके बताइए। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया, तो लीग्रैंड के साथ। इनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1858 को। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका संबंधी
असत्य कथन बताना है। तो इसका जो असत्य कथन है वो ये है कि सविनय आंदोलन के क्रम में सारण में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यावती देवी ने नहीं की थी, याद रखना। बाकी ये सभी सत्य हैं। 104 है 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र और गुलाब सोनार। ठीक है, दीपावली के आसपास की बात है ये, उस टाइम गए थे भाग के जेल से ये। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं जिसकी संरचना पूछिए तो देखिए इसमें बिहार विधानसभा में परिषद में 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 स्थानीय प्राधिकरण से तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक, 106 है नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जो जिले हैं उनका सही समूह बताना है। तो कौन कौन से जिले टच करते हैं ये देखिए, पहला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यानी स्टार्टिंग के 2 पश्चिमी और पूर्वी चंपारण हो गए। फिर आपका एसएमएस हो गया, यानी सीतामढ़ी और मधुबनी और सुपौल। ठीक है, एसएमएस। फिर अररिया और किशनगंज, यानी जो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण है इन दोनों ने मिलके एसएमएस किया किसको? AK को, यानी अररिया और किशनगंज को, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 है इनमें से कौन कथन गलत है? गलत कथन पूछा है तो गलत आपका जो हो गया ये बी, खड़गपुर की पहाड़ियों में चूना पत्थर की प्रधानता नहीं है। ठीक, बाकी बांका जिले के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, सही है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ये भी सही है। और रोजगार की पहाड़ी में प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं, ये भी सही है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 108 है उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, इसका कौन सा समूह सही क्रम सही है ये बताना है। तो ये आपका सही है बी। देखिए किस तरह से पूछा है, ये जो बिहार है ना आपका इस तरह से निकल के आ रही है, ये मत सोचना आपकी पश्चिम से पूरब, इधर का नहीं पूछा, क्वेश्चन इन्होंने गलत तरीके से बनाया है। ये बिहार में ऊपर उत्तर से दक्षिण, इन्होंने लिखना चाहिए था उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं ये आपकी? ये हैं सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती। राइट आंसर हो गया बी। ठीक, फिर नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ए सही है, 32,47,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और दुनिया का 2.4% भाग जो है ये भारत है इस पे। और समुद्र तट रेखा वाला राज्यों की संख्या 7 नहीं बल्कि 9 है और स्थल सीमा 7 देशों से मिलती है, सही है। तो कौन कौन से, देखो इसका सत्य राइट आंसर कौन सा हो गया सत्य? तो सी। तो देखो समुद्री तट रेखा वाले राज्य जो हैं 9 हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और गोवा और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये हैं 9। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो पंजाब में होती है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो रुक जा भाई, तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे पंजाब में वर्षा हो रही है। पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है बी, यानी भूप्रपट्टी के ऊपरी हिस्से को दुर्घटना मंडल कहा जाता है, ये असत्य है। बाकी ए 1 और 2 दोनों सत्य हैं। निम्न में से पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में लगाना है। तो सबसे ऊपर आपकी होगी अरावली, राजस्थान वाले क्षेत्र में, फिर हो गई आपकी विंध्य रेंज, फिर हो गई सतपुड़ा और फिर हो गई अजंता। तो राइट आंसर कौन सा हो गया इसका? 112 का, इसका राइट आंसर आपका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 113 है पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गुजरात काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र कोंकण तट, कर्नाटक मालाबार तट, केरल जो है ये भी मालाबार तट है, ये इसीलिए हो गया गलत। राइट आंसर डी। 114 पेरियार अभ्यारण्य किससे संबंधित है? तो पेरियार जो है ये पेरियार आपका संबंधित है हाथी से, मानस गेंडा से और गहिरमाथा समुद्री कछुआ, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ। राइट आंसर इसका क्या हो गया? 114 का बी। 115 देख लेते हैं। देखिए अगर अभी तक आप वीडियो आपने लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक लाइक से मुझे थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। 1-1.5 घंटे तक तो मैं भी लगातार बोल ही रहा हूँ आपके साथ यहाँ। 115 है किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक, तो कौन से हैं? ये हैं अक्षांश है, समुद्र से दूरी है, वायुदाब है और तुंगता। ठीक, देशांतर नहीं है। राइट आंसर हो गया सी। 116 है कौन से एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो ये कौन सा है? विशाखापत्तनम। फिर 117 है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जनजातियां और नृत्य राज्य दे रखे हैं, तो सुमेलित कौन सी नहीं है? तो देखिए डाफरा जो है, डाफर ये केरल राज्य में है। केरल राज्य की अन्य जनजातियां हैं उराली, कादर और ये डाफर तो है ही। ठीक, और लेप्चा सिक्किम की है,
तो सिक्किम की लेप्चा ही महत्वपूर्ण है। और हिमाचल की जो बंजारा नहीं है, तो बंजारा कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है। कोली, बंजारा और बरली ये सभी कहाँ की हैं, आपकी महाराष्ट्र की। और उड़ीसा ये कहाँ की है, मुआंग। जो मुआंग कहाँ की है, उड़ीसा की है। उड़ीसा की अन्न है खरिया और भुइया और मुआंग। ठीक, राइट आंसर हो गया इसका सी। 118 है, कौन सुमेलित नहीं है, तो डी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा सीलोन। ये ठंडी नहीं है, ये है गर्म। ठीक है, तो देखिए हम करा चुके हैं एक वीडियो में आपकी, ये भी हमने व्हाइट बोर्ड क्लासेस वाली जो प्लेलिस्ट मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें ये जो है कराई है हमने। कनारी धारा ठंडी प्रकृति की है, ब्राज़ील जो है आपकी गर्म है। दक्षिणी अटलांटिक धारा भी ठंडी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा सीलोन जो है वो ठंडी नहीं है, ये है आपकी गर्म। जबकि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा होती है ये ठंडी होती है। ठीक, 119 है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो माउंट ब्लैंक जो है ये माउंट ब्लैक ये यूपी में नहीं, सॉरी यूपी नहीं, यूके में नहीं है, तो ये यूरोप के आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, 4810 मीटर की, ये फ्रांस में है। और आल्प्स की मैटरहॉर्न जो है ये चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। ठीक है, बाकी ये सभी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका, और महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका में। 120 है, देखो इससे मैं एक बात और बता दूं आपको यार, महावेली गंगा, ये गंगा सुन के आप ये मत सोचिए इंडिया का है कि आप सोचो कि गंगा की सहायक नदी हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इतनी गंगा है, काली गंगा है, बूढ़ी गंडक है, ये सब, और गोदावरी है, इनको गंगा के नाम से जानते हैं। तो महावेली गंगा श्रीलंका की है। ठीक, 120 है, कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो है प्रारूप समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 121 देख लेते हैं। 121 है, भारतीय संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, लागू ये कब हुआ, 26 जनवरी 1949 को। तो भारतीय संविधान यहाँ लिखा होना चाहिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बाकी इसकी प्रकृति संप्रभु है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। ठीक है, उद्देश्य इसका है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, और स्रोत हैं इसके भारत के लोग। ये प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है। और नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से, पंजीकरण से, वंश के आधार पर, मतलब सभी से। और कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित इनमें से जो है आपका सी, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है, यही सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मौलिक कर्तव्य का जो समावेशन है वो भारतीय संविधान के भाग 4A में है, ना कि 6A में। यहाँ 6 लिखा है, याद रखना इस पे, और इस पे याद रखना ये 6 है, ये 4 है, तो 4A में है। ठीक है, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी बंदे को जो है प्रत्यक्षीकरण उसका सामने लाओ, ये सही है। परमादेश, इसका अर्थ है बी कमांड, आदेश देना। प्रतिषेध, इसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड, नहीं जी ये गलत है। इसका अर्थ है जो टू बी सर्टिफाइड है ये उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध के लिए, तो ये सही हो गया हमारा। ठीक, और अधिकार परीक्षा, ये वाइट अथॉरिटी। ठीक है, वाइट अथॉरिटी। 125 है, निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं आपके कौन से हैं ये बताना है। ये हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य है। 126 है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, तो ये देखिए इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, सही है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा एकमात्र राज्य है, ये भी सही है। और 22वें विधि आयोग ने पूरे भारत में इसे अपनाने का समर्थन किया है, ये भी सही है, राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, याद रखना 22वें विधि आयोग ने पूरे भारत में इसे अपनाया जाएगा, ये इसका समर्थन किया। और समान नागरिक संहिता जो है ये पहले गोवा में ऑलरेडी लगी हुई है, लागू है। 127 है, राज्य विधानमंडल में विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें जो है आपका ये उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सही नहीं कौन सा है ये, बाकी कहने का मतलब है कि ये सभी कथन सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो गया। क्योंकि यदि ये धन विधेयक है तो राज्यपाल विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस नहीं भेज सकते, और जब कोई राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तो वह विधेयक अधिनियम में शामिल नहीं होता है। और यदि कोई विधेयक सदन में लंबित है तो राज्यपाल ऐसे सदन को इसके बारे में याद दिलाने के लिए एक संदेश भेज सकता है, ये सभी सही हैं। गलत फिलहाल हमारा राइट आंसर हो गया डी इसमें। ठीक है, 128 है, मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो मूल अधिकार के संदर्भ में आपका जो
कथन है ये डी, इसे नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ये असत्य हो गया। ठीक है, निम्न में से कौन मंत्रिमंडल की भूमिका नहीं है? तो मंत्रिमंडल की भूमिका कौन सी नहीं है? ये केंद्रीय प्रशासन की मुख्य समन्वय नहीं है, ये भूमिका नहीं है इसकी। बाकी केंद्र राज्य की मुख्य नीति निर्देशक अंग हैं और ये केंद्र सरकार की उच्च कार्यकारिणी है, ये विदेश नीति और विदेशी मामलों को देखती है। ठीक, राज्यसभा सामान्य विधेयकों को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो ये रोक सकती है 6 माह के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इकोनॉमी के भी आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कौन सा कथन जो है असत्य है? ये असत्य कथन है आपका डी, जीडीपी के मामले में भारत छठी अर्थव्यवस्था है, ये गलत है क्योंकि 5वीं अर्थव्यवस्था है। बाकी कुल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर है, प्रति व्यक्ति आय $2450 है और प्रति व्यक्ति के मामले में 142वें स्थान पे हम हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा नीति सर्वाधिक कारगर रहती है? ये रहती है रेपो रेट में वृद्धि करना, यानी फर्स्ट, और सेकंड रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करना, ये दोनों। ठीक है, 132 का राइट आंसर हो गया बी। 133 है, परिमाणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्न में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है किसका प्रयोग? बैंक दर, नकद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की प्रक्रिया, इन सभी का। भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो ये आधार वर्ष इसका है 2011-12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 135 है, वर्ष 2021 में भारत के निर्यातों के गंतव्य देशों के हिस्से के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है इसमें सी, चीन 15.3%। 136, निम्न में से कौन संपत्ति भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सही स्तर में शामिल है? तो ये संपत्ति है सोना विशेष आहार अधिकार यानी एचडीआर और विदेशी मुद्रा संपत्ति यानी एफसीए, राइट आंसर हो गया इसका डी। 138 है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में किस कथनों पर जो है विचार कीजिए, कौन सा सही है? तो इसमें सही हो गया आपका केवल एक, यही एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है। ठीक, ये एक जो है बहुस्तरीय है और गंतव्य आधारित कर है, जिस जगह जाएगी वस्तु वहाँ पे टैक्स लगेगा, राइट आंसर ए। 138 है, कौन से सही कथन है उन पर विचार कीजिए। तो देखिए 2000 नोट का जो 2000 रुपये का नोट बैन होगा उससे संबंधित है। 2000 रुपये के नोट मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने से उद्देश्य से पेश किए गए थे। स्वच्छ नोट नीति जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले मुद्रा नोट और सिक्के देने का प्रयास करती है और 2000 रुपये के नोट अब वैध रूप से जारी नहीं रहेंगे, ये सही है। तो 138 का राइट आंसर हो गया ए, मतलब 1 और 2 तो सही हैं और पूछा है अब वैध मुद्रा के रूप में जारी नहीं रहेंगे, तीसरा गलत हो गया क्योंकि 2000 रुपये का नोट नवंबर 2016 में आया था, ये तो आप सभी को पता ही है। और ये नोट जो है वैध रूप में जारी रहेंगे, मतलब जो अभी नोट हैं वो तो जारी रहेंगे, नोट जारी रहेंगे, आप यूज नहीं कर सकते उनका। मुद्रा आपके पास है 2000 की तो आप जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो 139 है, वित्त वर्ष 2023-22 में भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्यक्तिगत आयकर संग्रह कारपोरेट संग्रह से अधिक है, ये गलत है क्योंकि कारपोरेट कर संग्रह अधिक है व्यक्तिगत से। ठीक है, कारपोरेट कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में व्यक्तिगत आयकर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा, ये भी गलत है, अधिक तेजी से नहीं बढ़ा, तो राइट आंसर हो गया इसका डी, यानी दोनों ही गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। 140 है, क्या मौद्रिक एवं साख नीति इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ठीक, क्या मौद्रिक एवं साख नीति जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सार्वजनिक ऋण, जो सार्वजनिक ऋण वाला है ये मौद्रिक और साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बाकी रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, सामुदायिक तरलता अनुपात, ये सभी जो है मौद्रिक और साख नीति के लिए यूज करता है आरबीआई। तो ये हमारे जीके और जीएस के आपके जो है 140 प्रश्न हो गए, 140 प्रश्न तक हमने देख लिया। अब ये 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, ये आप कर लीजिएगा। हमने इसमें जो है सिर्फ जीके और जीएस के ही प्रश्न देखेंगे। तो अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।